नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। मैं सोनू लोहिया आपके नए यूट्यूब चैनल अकेडमी प्लस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो एसएससी जीडी के लिए आप टॉप 20 सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें भी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो एसएससी जीडी के लिए जो आपकी टॉप 20 सीरीज आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें मॉक टेस्ट के माध्यम से आप टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें आपके जीएस से संबंधित आपके टॉप 20 क्वेश्चन होते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे और आप आए मेरे साथ जुड़ें और जो आज के आपके क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के उन्हें देखेंगे और आप सभी हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं जो आज के आपके क्वेश्चन है मॉक टेस्ट में। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रथम क्वेश्चन है जो डार्लिंग श्रृंखला है, डार्लिंग श्रृंखला। तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में कहाँ पर आपका स्थित है। तो डार्लिंग श्रृंखला के बारे में आपको बताना है। जैसे मर्रे और डार्लिंग नदी आपने पढ़ी होंगी, तो कहाँ की आपकी नदी है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में आपने पढ़ा होगा ये डार्लिंग श्रृंखला है। तो आपको बताना है कि ये डार्लिंग श्रृंखला आपको कहाँ पर मिलती है। उत्तर पूर्वी तट पर है, दक्षिणी तट पर है, पूर्वी तट पर है या दक्षिण पश्चिम तट पर है, आपको बताना है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया में एक आपने पढ़ा हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो जो विश्व की तीसरी बड़ी पर्वतमाला है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और कहाँ पर मिलती है? वो ऑस्ट्रेलिया में। जबकि आपकी बहुत सारी बुकें जो रिकमेंड करती हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला क्या है? हिमालय। तो इस पर आपका अपवाद बना रहता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आपकी बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी छोर पर है। अब इसमें से आपको बताना है, क्वेश्चन पूछा है डार्लिंग श्रृंखला से। क्या है क्वेश्चन? डार्लिंग श्रृंखला। क्या है क्वेश्चन आपका? डार्लिंग श्रृंखला। तो डार्लिंग श्रृंखला से आपका क्वेश्चन पूछा है कि डार्लिंग श्रृंखला आपका कहाँ पर मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एग्जाम्पल 4 के लिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ये पश्चिमी आपका यहाँ पे जो हिस्सा है इसे बोलेंगे, इसे क्या हो जाएगा हिस्सा? तो ये वाला जो दिशा ये क्या हो जाएगा? पूरब। ये क्या हो जाएगा? पश्चिम। ये उत्तर। ये आपका क्या है? दक्षिण। तो यहाँ पे आपकी ये श्रृंखला मिलेगी और इस श्रृंखला का नाम क्या है? इस श्रृंखला का नाम क्या है? यहाँ पे ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला का नाम आपका डार्लिंग श्रृंखला। तो तट कौन सा हो जाएगा? दिशा आपकी हो जाएगी ये कौन सी आपकी? पश्चिम। और ये कौन सी आपके? दक्षिण। तो क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम तट। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम तट। क्लियर हो गया आपका दक्षिण पश्चिम तट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल के क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको बताना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई है? प्रोजेक्ट हाथी या एलिफेंट प्रोजेक्ट आप पढ़ते हैं उसकी शुरुआत कब हुई है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई है? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत कब हुई है? तो आपको बताना है इनमें कमेंट करके कि इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन इनके लिए उचित रहेगा। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। सभी कमेंट करेंगे, बताएंगे, जल्दी कमेंट करके बताएं। तो आपको ये टॉप 20 क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत कम समय में। आप अन्य कहीं देखेंगे तो आपको मुश्किल से 1 घंटे में जाकर के कहीं 10 क्वेश्चन आपको मिल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आधे घंटे के समथिंग आपको 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं जीएस से रिलेटेड और बहुत अच्छे आपके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन की आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत आपकी अच्छी होती है। तो इसमें देखेंगे जरा प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर प्रोजेक्ट आपने पढ़ा होगा। जो टाइगर प्रोजेक्ट की आपकी शुरुआत है, कौन सा प्रोजेक्ट? टाइगर प्रोजेक्ट। तो वर्ष 1973 में, कब है? 1973 में आपने पढ़ा होगा कहां से की गई थी? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और किसने की थी? कैलाश सांखला। आपने पढ़ा भी होगा कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कैलाश सांखला। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में कैलाश सांखला ने की। कहां से की? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर? उत्तराखंड में। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? आप सब जानते हैं, रामगंगा नेशनल पार्क। और भारत में स्थापित होने वाला प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं प्रोजेक्ट हाथी। हाथी प्रोजेक्ट की अगर शुरुआत है आपसे पूछा जाएगा ये किस वर्ष किया गया? 1992। कब है? 1992। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपको प्रैक्टिस में कराया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अगर आपसे पूछ रहा है तो याद रखेंगे 1972। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पूछे तो 2002। क्लियर हो गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका कब है? 1972। वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो आप याद रखेंगे 1980। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1986। अब आप इनको क्रम से लगा सकते हैं।
तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 3 हो गया। उसके बाद कौन आएगा, टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन आएगा जी, एलिफेंट प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हाथी, 2 हो गया। और उसके बाद कौन शेष बचा आपका, 3 1 2 4, 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 ऑप्शन सी, ये आप याद रखेंगे, 3 1 2 4। क्लियर हो गया, आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। आपको बताना है कमेंट करके कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से आपका संबंधित है। तो आप बताएंगे इसमें कमेंट करके कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। सभी बताएंगे, कमेंट करके बताएं सभी कि कौन सी जो आपकी धारा है हिंद महासागर से संबंधित है। सभी कमेंट करके बताएंगे जी। तो इसमें जो आपकी जो धारा है, धारा की अगर बात करेंगे कि कौन सी धारा है, तो धारा आपको याद रखनी है। इस धारा का नाम क्या है, अगुलहास धारा। क्या है, अगुलहास धारा। कौन सी धारा है, अगुलहास धारा। कौन सी धारा है, अगुलहास धारा। तो अगुलहास धारा आप पढ़ेंगे जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी तट है, कौन सा तट है, पूर्वी तट। पूर्वी तट, और पूर्वी तट पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। कौन सा महासागर है जी, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में इस तरीके से आपका चलने वाली जो आपकी धारा है उसे क्या बोले, अगुलहास धारा। कैसी धारा है आपका, अगुलहास धारा। और कैसी धारा है, गरम धारा है। कैसी धारा है, गरम धारा। क्लियर हो गया, कैसी धारा है, गरम धारा है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपका सुमेलित करना है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करेंगे। इधर क्या है, आपके जनजातीय समूह है, और इधर आपका देश है कि कौन सा जनजातीय समूह कौन से देश में मिलता है। जैसे यहूदी, टेडा, उसके बाद है बेजा और लुर। आपको बताना है कि कौन से देश से संबंधित है। यहूदी है, टेडा है, बेजा है और क्या है, लुर है। आप बताएंगे सभी कमेंट करके। यहूदी आप पढ़ते हैं, यहूदियों का एक देश है और पश्चिम एशिया में देश है, इसका नाम क्या है, इजराइल। यहूदी अगर पूछ रहा है तो कहां पर है, इजराइल। यहूदी कहां पर है, इजराइल। याद रखेंगे, यहूदी कहां पर है, इजराइल। यहूदी कहां पर है, इजराइल। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जा रहा है जी टेडा कहां पर है, टेडा। टेडा आप याद रखें, टेडा कहां पर है, तो टेडा आप याद रखेंगे, टेडा है आपका लीबिया में। कहां पर है, टेडा लीबिया में। बेजा कहां पर है, बेजा है आपका मिस्र में। और लुर कहां पर है, लुर है आपका ईरान में। लुर कहां पर है, ईरान में। क्लियर हो गया, लुर कहां पर है, ईरान में है लुर आपका। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा हो गया, ए का हो गया आपका चौथा, ए का हो गया आपका चौथा। क्लियर हो गया। उसके बाद आपने देखा बी का कौन सा हो गया, बी का हो गया आपका तीसरा। बी का कौन सा आपका तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। ये वाला ऑप्शन जो डी है, बी का तीसरा। सी का कौन सा हो जाएगा, पहला। और डी का कौन सा हो जाएगा, डी का हो जाएगा दूसरा। क्लियर हो गया। एक बार पुनः देख लेंगे जी, एक बार पुनः देखेंगे। यहूदी, यहूदी आपका कहां से है, इजराइल से है। आपसे पूछे टेडा कहां से, टेडा। टेडा आप याद रखें, टेडा कहां से आपका, लीबिया से। बेजा कहां से है, बेजा कहां से आपका, बेजा है मिस्र से। और लुर कहां से है, लुर आपका कहां से, ईरान से। लुर कहां से आपका, ईरान से। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। इसी क्रम में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से आपका शुरू किया गया। तो ऑप्शन है ठाणे महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार, होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश। मिट्टी बचाओ आंदोलन बताएंगे सभी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से आपका शुरू किया गया, आप सभी कमेंट करके बताएंगे जी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन सभी कमेंट करेंगे। मिट्टी बचाओ आंदोलन क्लियर हो गया। कौन सा आंदोलन है, मिट्टी बचाओ आंदोलन बताएंगे सभी। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से शुरू किया गया था आप बताएं। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन आपका कहां से शुरू किया गया, होशंगाबाद। कहां से शुरू हुआ, होशंगाबाद। होशंगाबाद कहां है आपका, मध्य प्रदेश। तो होशंगाबाद से क्यों हुआ, तो होशंगाबाद में एक आपका बांध परियोजना है, इसका नाम है तवा बांध परियोजना। तवा नदी पर बनाई गई तवा बांध परियोजना। तो तवा बांध परियोजना के विरोध को लेकर के वहां की जो आसपास की भूमि थी उसको बचाने के लिए आपका मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। और किस वर्ष शुरू किया गया, 1977। 1977 कब शुरू किया गया, 1977। तो याद रखेंगे भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश तवा बांध जो था उसके विरोध में 1977 में आपका शुरू किया गया। आप पढ़ते हैं
चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया? उत्तराखंड से। चिपको आंदोलन कहाँ से? उत्तराखंड से। और चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो वहां पर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन। ये कहाँ से शुरू किया गया? रेणी गांव उत्तराखंड से। रेणी गांव उत्तराखंड कहाँ पड़ता है? चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये भी याद रखेंगे। एक नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत आता है, तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए या जो आपका सरदार सरोवर बांध परियोजना उसके विरोध को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? मेधा पाटेकर। तो इनको भी आप याद रखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? मेधा पाटेकर। आपसे पूछे चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। एक तरफ देश है और एक तरफ आपकी राजधानी है। एक तरफ देश है और एक तरफ आपकी राजधानी है। इसमें से आप बताएंगे कमेंट करके इसमें कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? मोरक्को रबात, ट्यूनीसिया ट्यूनिस, अल्जीरिया अल्जीरियस और कैप वर्दे। कैप वर्दे क्या है? बामाको। ये गलत आपका लिखा हुआ है। कैप वर्दे की क्या है? बामाको। कैप वर्दे आप पढ़ते हैं। कैप वर्दे की कैपिटल क्या है? प्राये। क्या है कैप वर्दे की कैपिटल? प्राये। क्या है? प्राये। मोरक्को की रबात आपकी सही है। ट्यूनिसिया की ट्यूनिस सही है। अल्जीरिया की क्या है? अल्जीरियस सही है। लेकिन कैप वर्दे की क्या है? कैप वर्दे। इसका पूरा नाम है कैप वर्दे। इसकी कैपिटल क्या है? प्राये। क्या है इसकी कैपिटल? प्राये। कैप वर्दे कैपिटल क्या है आपका? प्राये। क्लियर हो गया। आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके पर्वत हैं और एक तरफ आपके क्या है? देश। एक तरफ पर्वत हैं और एक तरफ देश। आपको बताएं एटलस कहाँ पे मिलेगा? किलिमंजारो कहाँ पे मिलेगा? चिम्बराजो कहाँ पर मिलेगा? प्रेनीज। ये क्या है? प्रेनीज। पायरेनीज हो रहा है। ये क्या है आपका? प्रेनीज है। ये आपका कौन सा पर्वत है? प्रेनीज। आप पढ़ते हैं, जो आपने पढ़ा होगा जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में पढ़ाया गया कौन सा पर्वत है? प्रेनीज। क्लियर हो गया कौन सा पर्वत है? प्रेनीज। आपको बताना है कमेंट करके कि हाँ जी एटलस कहाँ पर मिलता है। एटलस कहाँ पे मिलता है? सब बताएंगे कमेंट करके। एटलस कहाँ पे मिलेगा? एटलस आप पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर वाला जो आपका देश है अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर, तो एटलस कहाँ मिलता है? मोरक्को में। एटलस कहाँ पर आपका? मोरक्को। क्लियर हो गया। किलिमंजारो आप पढ़ते हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पर आपने पढ़ा होगा? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन से? किलिमंजारो। कौन से देश में स्थित है? तंजानिया में। कौन से में? तंजानिया। क्लियर हो गया। चिम्बराजो अगर आपसे पूछे चिम्बराजो कहाँ मिलेगा जी? चिम्बराजो। चिम्बराजो आप याद रखेंगे कहाँ पर है? इक्वाडोर। चिम्बराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर। और प्रेनीज आप पढ़ते हैं फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर प्रेनीज, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। तो ए का कौन सा हो गया? ए का हो गया आपका चौथा। ए का चौथा हो गया। बी का अगर पूछ रहा है बी का कौन सा हो गया? बी का हो गया आपका तीसरा। सी का पूछ रहा है सी का कौन सा हो गया? सी का हो गया दूसरा। और डी का पूछ रहा है डी का हो गया आपका पहला। डी का हो गया पहला। तो आप याद रखेंगे ए का चौथा। ए का चौथा आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या है? बी का तीसरा हो गया, सी का दूसरा हो गया, डी का पहला। तो ऑप्शन ए कौन सा सही है? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा विद्यमान होता है? आपको बताना है जी। क्लोरोफिल में, कोलेजन में, केराटिन में, मायोग्लोबिन में। आप बताएंगे कमेंट करके निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा आपका मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, कोलेजन में मिलता है, केराटिन मिलता है, मायोग्लोबिन में। कमेंट करके बताएंगे सभी। बताएंगे सभी कमेंट करके। जो आपका लोहा है, लोहा किस में मिलता है आपका? आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से आपका मिलता जुलता क्या है? मायोग्लोबिन। क्या है आपका? मायोग्लोबिन। तो आपको याद रखना किससे मिलेगा आपका? मायोग्लोबिन में मिलेगा। किससे मिलेगा? मायोग्लोबिन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। मलेशिया में किंटा घाटी, मलेशिया में कौन सी घाटी है? किंटा घाटी। किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन आपके सामने। रबर के उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन के लिए, टिन उत्पादन के लिए, कहवा उत्पादन के लिए। आप बताएंगे कमेंट करके मलेशिया में जो किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सभी बताएंगे कमेंट करके। किंटा घाटी। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन कि विश्व में सबसे अधिक जो टिन का उत्पादन है, टिन का कहाँ पे होता है? मलेशिया में। तो इसलिए मलेशिया में किंटा घाटी किसके लिए होगी? तो किंटा घाटी होगी टिन के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए होगी? आपके टिन के उत्पादन के लिए। किसके उत्पादन के लिए होगी? आपके टिन के उत्पादन के लिए। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान किए गए? तो यहाँ पे भाग पूछा है, ना कि अनुसूची। तो जो आपका पंचायती राज की व्यवस्था है वो कौन से भाग में आपकी मिलती है, आप बताएंगे जी कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, पंचायती राज व्यवस्था जी। कमेंट कर रहे हैं भाग 9, कौन सा भाग है? भाग 9। भाग 9 में आपकी मिलती है, कौन से भाग मिलती है? भाग 9। भाग 9 में आपने पढ़ा होगा, भाग 9 में आपका पंचायती राज के बारे में मिलता है। क्लियर हो गया। और अनुसूची पूछे, अनुसूची कौन सी है? फिर अनुसूची आपने पढ़ी होगी, अनुसूची कौन सी है? 11। अनुसूची 11 में आपका पंचायत है। कौन से संशोधन में जोड़ा हमने? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा। अनुसूची 11 में कुल कितने विषय हैं जी? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय आपके? 29 विषय। आपने पढ़ा होगा जो पंचायती राज है, पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया? आपने पढ़ा होगा नागौर, नागौर राजस्थान से आपका लागू किया गया। कब लागू किया गया जी? 2 अक्टूबर 1959। आपने पढ़ा होगा स्थानीय स्वय शासन या पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। आप पढ़ते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे बोला जाता है? तो नाम याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता। इनको पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती मॉडल दिया? 3 स्तरीय। कितने स्तरीय दिया? 3 स्तरीय। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय। पीवी के राव आप पढ़ते हैं, उसने कितने स्तरीय दिया? 4 स्तरीय। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन आपको बताना है कहां से? यकृत से। यकृत से होता है, मुंह से होता है, छोटी आंत से होता है, अमाशय से होता है। बताएंगे सभी कमेंट करके। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से आपका शुरू होता है? यकृत से होता है, मुंह से होता है, छोटी आंत से, अमाशय से। बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं कहां से आपका होता है? अमाशय से होता है, छोटी आंत से होता है, या आपका यकृत से होता है, मुंह से होता है? कमेंट करके बताएंगे सभी। प्रोटीन का पाचन कहां से आपका होता है? प्रोटीन का पाचन बताएंगे सभी। प्रोटीन का पाचन आप पढ़ रहे हैं इसमें, जैसे आप जो पाचन तंत्र उसको पढ़ते हैं, तो पाचन तंत्र में सबसे पहले जैसे आप भोजन खा रहे हैं तो सबसे पहले जाएगा मुख में। मुख के बाद तो जो आपका लार होती है, जो दांतों के द्वारा उसे चबा दिया जाएगा, तो लार के माध्यम में उसमें टाइलिन एंजाइम मिला दिया जाता है। टाइलिन एंजाइम केवल आपका कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करेगा, तो यहाँ पे तो पाचन होगा नहीं। उसके बाद भोजन क्या है? गिरसनी। गिरसनी में जाएगा। गिरसनी के बाद में आपका ग्रास नली में जाएगा, और ग्रास नली के बाद जाएगा अमाशय में। कहाँ पे जाएगा? अमाशय में आपका जाएगा। अब अमाशय में जब जाता है, पेट में अपना भोजन जाता है। अमाशय किसको बोलते हैं? पेट को। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे आपका भोजन रहेगा। कितने रहेगा? 3 से 4 घंटे। अब अमाशय में 3 आपके मिलते हैं इसमें पाचक पदार्थ। आप याद रखें HPR। कैसे याद रखेंगे? HPR। HPR से आपका याद रहेगा। S से क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। P से क्या बन जाएगा? P से बन जाएगा जी पेप्सिन। क्या बन जाएगा? P से पेप्सिन। और R से क्या बन जाएगा? R से बन जाएगा रेनिन। क्या बन जाएगा आपका? रेनिन। क्लियर हो गया? पेप्सिन। तो यहाँ पे जो आप पेप्सिन देख रहे हैं, पेप्सिन का कार्य क्या होगा? पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पचाना। और जो रेनिन आप पढ़ रहे हैं, जो दूध होता है, दूध को पचाने का कार्य कौन करता है? रेनिन। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो आपका हानिकारक जीवाणु होते हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है, और साथ ही साथ जो भोजन है उसको सड़ने से रोकता है। तो ये आपके 3 जो हार्मोन्स आप पढ़ रहे हैं, जो एंजाइम पढ़ रहे हैं HPR, तो ये आपके पेट में मिलते हैं। और पेट में ही आपका सबसे पहले किसका पाचन हो रहा है? तो पेट में पाचन किसका हो रहा है? HPR। P से बना पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या है? प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय। या अमाशय को आप क्या बोल देते हैं? पेट। क्या बोल देंगे आप? पेट। क्लियर हो गया? क्या बोल देते हैं? पेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को? इसमें आप बताएंगे कमेंट करके इनमें से आप किसको नहीं हटा सकते। सभी बताएंगे कमेंट करके बताएं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है जी, आपको बताना है कमेंट करके कि किसको आप नहीं हटा सकते, किसको आप नहीं हटा सकते। सभी बताएंगे कमेंट करके कि आप किसको नहीं हटा सकते।
बताएंगे सभी कमेंट करके किसको आप नहीं हटा सकते। ठीक है, आप किसको नहीं हटा सकते, तो आपको याद रखना है जो आपके लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग है अध्यक्ष है, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसको आप नहीं हटा सकते। किसको नहीं हटा सकते? लोक सेवा आयोग को आप नहीं हटा सकते। जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसको आप नहीं हटा। बाकी आप याद रखेंगे इसे भी आपका महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, इसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा और इसे भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आप हटा सकते हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया किसके द्वारा? आपका संसद के द्वारा, संसद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए जिम्मेदार है? मनुष्य के रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे चोट लग जाती है, चोट के बाद जो आपका ब्लड रुकता है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है? तो इसमें आप सब जानते हैं विटामिन ए है, की है, ए है, सी है, जो भी है आप बताएंगे कमेंट करके। आसान सा क्वेश्चन है। तो आपने पढ़ा होगा विटामिन के, रक्त का थक्का रोकने के लिए कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन के। क्लियर हो गया? कौन सा विटामिन है? विटामिन के। आगे बढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपका विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, सही है आपका। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, सही है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जब मैंने आंसर ही बता दिया आपको। तो इसमें आपको याद रखना है इसमें आपके दोनों सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं। कौन सा सही है आपका? एक और दो दोनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आपको बताना है ये आपके पदार्थ है, हींग है, शिलाजीत है, सुहागा, इनमें से कोई नहीं है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे आप वृक्ष से प्राप्त करते हैं? कमेंट करके बताएंगे ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे आप वृक्ष से प्राप्त करते हैं। इनमें से आपको बताना है जी, कमेंट करके कौन सा पदार्थ है जिसे आप वृक्ष से प्राप्त करते हैं। सब आप जानते होंगे इसके बारे में, सब जानते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आपका वृक्ष से। तो वृक्ष से किसको प्राप्त किया जाता है? हींग को। किसको प्राप्त करते हैं? हींग को। क्लियर हो गया? किसको प्राप्त करते हैं? हींग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित आपको करना है। इधर आपकी धातु दे रखी है और उधर गुणधर्म दे रखा है। जैसे आपसे वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कमरे के ताप पर किसको द्रव के रूप में रखा जाता है? ऊष्मा का कुचालक कौन है? चाकू को आसानी से किसे काटा जा सकता है? चाकू को आसानी से किसे काटा जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसका कौन सा आपका आंसर सही होगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो आप सब जानते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो ऑप्शन में दे रखे हैं उसके हिसाब से क्या है आपका? चांदी है। क्या है? चांदी। आप पढ़ेंगे जी, कमरे के ताप पर किसको द्रव के रूप में रखा जाता है? पारा। द्रव धातु क्या है आपका? पारा। तो इसका पारा हो जाएगा। ऊष्मा का कुचालक कौन है? ऊष्मा का कुचालक आप सब जानते ही हैं। ऊष्मा का कुचालक कौन है? ऊष्मा के कुचालक हैं, कुचलक लिख रहा है। ऊष्मा के कुचालक कौन है? सीसा। कौन है आपका? सीसा। कौन है? सीसा। और आप सब जानते हैं सोडियम नरम धातु होती है, इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो इसे भी याद रखेंगे, सोडियम। कौन सी धातु आपके? सोडियम। क्लियर हो गया? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसमें आप देखें ए का अगर पूछ रहा है, ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा आपका चौथा। ए का हो गया आपका चौथा। उसके बाद में बी का कौन सा हो जाएगा? बी का हो जाएगा दूसरा। तो ये वाला आप मिलान करेंगे। और सी का कौन सा हो जाएगा? पहला। और डी का कौन सा हो जाएगा? डी का हो जाएगा तीसरा। डी का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। क्लियर हो गया? 4 2 1 3, 4 2 1 3। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 क में है राज्य का शासन। ये पूरा लिखना है। राज्य का क्या है? शासन, या राज्यों के बारे में। राज्य का शासन, राज्य का शासन। तो आपको याद रखना है राज्य का शासन भाग 6। सही है जी। राज्य का शासन भाग 6। भारत का महान्यायवादी भाग 13 और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। अब आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा आपका सही है। मूल कर्तव्य 4 के, राज्य का शासन भाग आपका कौन सा है? 6, और भारत का महान्यायवादी भाग 13, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14। सब जानते हैं।
आप बताएंगे। तो भारत का महान्यायवादी आप पद पढ़ते हैं, ये कौन से आर्टिकल में? 76। कौन सा आर्टिकल में? 76 में आपने पढ़ा है भारत का महान्यायवादी। और 76 जो आपका आर्टिकल है आप पढ़ते हैं, आर्टिकल क्या है जी? आर्टिकल आप पढ़ते हैं कि आर्टिकल 52 से लेकर के और 151 तक। कौन सा भाग है? भाग 5 है। कौन सा भाग है? भाग 5, आर्टिकल 52 से लेकर के और 151 तक। तो इन्हीं के बीच में कौन आ रहा है? 76। तो ये भाग 5 में होना चाहिए, ना कि भाग 13 में। तो इसलिए इसमें कौन सुमेलित नहीं है? भारत का महान्यायवादी। तो आपने पढ़ा होगा भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का कानूनी या विधिक सलाहकार कौन होता है? तो आप याद रखेंगे भारत का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के सुमेलित करना है। आपको इधर आपका पदार्थ दे रखा है और इधर दे रखा है जी प्रयोग, कि किसका प्रयोग किसके लिए करते हैं। आप बताएंगे, कमेंट करें। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका करते हैं? कवकनाशी कौन है? लाल स्याही आपका कौन है? कृंतकनाशी, या कृंतकनाशी का मतलब चूहे मारने वाली दवा। क्या है जी? चूहे मारने वाली दवा। चूहे मारने वाली दवा, चूहे मारने वाली दवा। इससे आप समझ जाएंगे अब, चूहे मारने वाली दवा। कमेंट करके बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे जी। चूहे मारने वाली दवा, चूहे मारने वाली दवा आप बताएंगे सभी कमेंट करके। तो इसमें आपको याद रखना है जो नीलत होता है क्या है, इधर से देखते हैं। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। किसका करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। कवकनाशी क्या है जी? कवकनाशी क्या है? नीलत होता, नीलत होता। लाल स्याही क्या है? लाल स्याही इयोसिन। क्या है आपका? इयोसिन। और कृंतकनाशी या चूहे मारने वाली दवा क्या है? जिंक फॉस्फाइड। क्या है? जिंक फॉस्फाइड। तो आपको याद रखना है कृत्रिम वर्षा क्या है? ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा, मतलब सी का आप पढ़ेंगे पहला। सी का कौन सा हो जाएगा? पहला। क्लियर हुआ। उसके बाद आपने पढ़ाया जी दूसरा का उसका हो जाएगा कवकनाशी कौन है? कवकनाशी नीलत होता। तो ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा दूसरा। उसके बाद क्या है जी? बी का क्या होगा? इयोसिन क्या है? लाल स्याही। बी का कौन सा हो जाएगा? तीसरा। और डी का कौन सा हो जाएगा? चौथा। तो इससे आप सुमेलित कर सकते हैं 2 3 1 4, 2 3 1 4। क्लियर हुआ? 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और अवशेष हैं आपके इसमें। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। किसमें स्पष्ट किया है? गोलकनाथ वाद में किया है, केशवानंद में किया है, शंकरी प्रसाद में किया है, सज्जन सिंह वाद में किया है। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी कमेंट करके। ये सब आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे कमेंट करके जी किसमें आपका किया है। बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे, बताएं। तो आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद ये आपका 1973 में। कब है? 1973। केशवानंद भारतीवाद कब है? 1973। आपने पढ़ा भी होगा अब तक की जो भारत की जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे बड़ी पीठ बैठी है न्यायाधीशों की, सबसे बड़ी पीठ वो कौन से आपके मामले में बैठी थी? सबसे बड़ी पीठ ये बैठी थी आपके केशवानंद भारतीवाद 1973 में। कितने जजों की आपकी संविधान पीठ थी? 13। 13 ने कितने अनुपात के फैसले से सुनाया? 7:6। 7:6। 7:6 के अनुपात से आपका फैसला सुनाया था। उसी के बाद में आपने पढ़ा होगा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस मामले में कहा गया कि आप प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो उसमें नए शब्द हम जोड़ सकते हैं लेकिन जो उसमें शब्द उनको आप नष्ट नहीं कर सकते। तो आपका ये केशवानंद भारती आपका वाद 1973। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। निम्न को सुमेलित करना आपको। अनुच्छेद 39A में क्या है? ये सही है, क्या है? सही है या नहीं आप बताएंगे। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 48 आप बताएंगे कमेंट करके कि निम्न में से कौन सा आपका गलत है जो इसमें आपका सुमेलित करके इसमें दिया हुआ है उसके सामने। सभी बताएंगे जी कमेंट करके, बताएं सभी कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा आपका सही नहीं है जी। इसमें आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, ये सब आपके जो अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़े होंगे वहां से दे रखे हैं, कृषि एवं पशुपालन। तो आपको याद रखना है कृषि एवं पशुपालन क्या है?
कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में, जबकि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किसमें आपका 50 में। क्लियर हो गया। तो ये आपके टॉप 20 सीरीज थी जो एसएससी जीडी के लिए आप पढ़ रहे हैं, बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा आपको सटीक क्वेश्चन इसमें प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।